जी नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं मरियम खान, जो कि एक कानूनदान भी हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से अपनी तहकीक कर रही हैं, पीएचडी के हवाले से, और एक किताब भी लिख रही हैं पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर और जो उसके फैसले और जो उसका रोल रहा है माजी में। तो आज मैंने मरियम खान को दावत दी इसलिए कि ये जो हाल ही में फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में एक 3 मेंबर बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले को अपहोल्ड रखा, जिसकी रूह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका इलेक्शन सिंबल जो है वो उनसे ले लिया गया या दिया नहीं गया। रादर ये है कि वो उन्होंने उसकी डिमांड की थी लेकिन उनको मिला नहीं। तो हम जानेंगे इसके ऊपर, इस फैसले के ऊपर बहुत तनकीद भी हुई है, बहुत सारी जो है आराम भी सामने आई हैं। मैं उनका खुलासा पेश करता हूं, और मरियम ये आपके लिए भी है कि एक तो ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले कि ये एक्सेसिव है फैसला, यानी कि लीनियंसी नहीं दिखाई। कोर्ट चाहती तो वो कुछ फाइन कर देती, कोई और तरीका निकाल लेती। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट का इस पे बड़ा फुटप्रिंट दिखाई दे रहा है, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी का फैसला है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अब एक कॉन्फ्रंटेशन है। और इसके अलावा जो एक और सुकम पेश किया जा रहा है कि माजी में एक जजमेंट थी बेनज़ीर भुट्टो केस की, जो गालिबन 1988 का फैसला है, और उसके तहत जो आर्टिकल 17 आइन का है उसकी तशरीह की गई थी। तो ये फैसला, इस फैसले ने उस तशरीह को और उस सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को सामने नहीं रखा। और भी कई बातें हैं, बाकी बातें तो उनकी कैटेगरी में आती हैं, जो कि अब्यूज या कंस्पिरेसी थ्योरी और गाली गलोच, और काजी फायज ईसा साहब को कभी जस्टिस मुनीर से मिलाया जा रहा है, कभी किससे मिलाया जा रहा है। तो मैंने कहा कि हम मरियम से इसके ऊपर बात करते हैं। जी वेलकम मरियम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपने ये फैसला भी देखा, यकीनन आपने पढ़ा भी है इसको गौर से, और चूंकि आप तहकीक भी करती हैं, इसी ये आपका मौजू है। तो आप क्या समझती हैं कि इस फैसले में कोई लकूना या फ्लॉज रह गए हैं कानून की रोशनी में, नॉट पॉलिटिक्स बट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ लीगल मेरिट्स? जी। थैंक यू सो मच रजा कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो पे। सो आई थिंक ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि सियासत के ऊपर जाने से पहले हमने आई थिंक ये डिटरमिन करना था इन टर्म्स ऑफ जो कमेंट्री होती है कि क्या इस जजमेंट का लॉ में कोई बेसिस है कि नहीं। और फिर हम अगला जो लेवल होता है तनकीद का वो ये होता है कि पॉलिटिकली इस जजमेंट को किस तरह देखा जा रहा है, और वो एक बहुत लेजिटिमेट उसकी एनालिसिस और क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस होते हैं, और पर्टिकुलरली उस किस्म के केसेस होते हैं जिनको हम पॉलिटिकल केसेस कहते हैं, या जिसके अंदर पॉलिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो वो जाहिर है कि उसके अंदर सियासत का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। सो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पहले लॉ को देखना पड़ता है, और ये जो सारे आपने सवालात उठाए हैं ये सबसे अहम सवालात हैं। सो पहले आपने पूछा है कि एक्सेसिव है कि नहीं, फिर आपने पूछा है कि इसका इस जजमेंट के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नजर आता है कि नहीं, और तीसरा जो सवाल है वो प्रेसिडेंट का है, राइट। सो ये तीनों बहुत अहम सवाल हैं। और पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आई थिंक कि जो स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स और एनालिस्ट्स और कमेंटेटर्स जर्नलिस्ट सारे जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को देखते हैं, उनके ऊपर रिपोर्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, हम सब के लिए आई थिंक एक बहुत बड़ा बेनिफिट अब ये है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ऑनलाइन है, और ये सारी जो समाअत का जो रिकॉर्ड है ना वो ऑनलाइन अब अवेलेबल है। और आप एक एक आर्ग्यूमेंट के ऊपर जो बहस हुई है, जो नुक्ता उठाया गया है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। और ये एक बहुत आई थिंक एक किस्म की हम सब के लिए एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, क्योंकि जो एक कोर्ट का एक परफॉर्मेटिव रोल होता है, वो जब पब्लिक आई में इस तरह आ जाता है तो वो ऐसे लगता है जैसे आप वहां पर ही बैठ के वो प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं। और जो मीडिया का बीच में रोल होता है ऑफ एनालिसिस, उसको भी मतलब आप सामने रख सकते हैं, बट इट बिकम्स इजियर टू मेक अप योर माइंड कि ये प्रोसीडिंग्स कितनी फेयर थी, ये लॉ के अकॉर्डिंग थी कि नहीं, या सवालात कौन से उठे थे और किसके बेसिस पे ये जजमेंट
सामने आई। सो आई थिंक कि इस हवाले से उन हेयरिंग्स को देखना बहुत ज़रूरी है, और उनको खुद से ज़रा उसके अंदर, क्योंकि बहुत नुआंसेस थे जो मैं कहूँगी कि मीडिया और रिपोर्टिंग में नहीं पिकअप हुए। सो पहली बात तो ये है जी कि एक्सेसिव थी ये जजमेंट कि नहीं। एक्सेसिव से पहले तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसके अंदर ये लॉ के बेसिस पे थी कि नहीं। सो पहली बात ये है कि बहुत से लोगों ने वो प्रेसिडेंट का जो सवाल उठाया, बहुत इंटरेस्टिंग इस केस का पहलू ये था कि यहाँ पे ये सवाल इस तरह से फ्रेम ही नहीं किया गया था इस पिटिशन में, जो कि एज एन अपील आई है सुप्रीम कोर्ट के, कि क्या इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो फंडामेंटल राइट्स हैं, खासतौर पे आर्टिकल 17(2) जो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करता है, क्या ये लॉ उसको कॉन्ट्रवीन करता है कि नहीं। और अगर कॉन्ट्रवीन करता है तो फिर ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार होता है कि उसको वॉइड करा दे। इंटरेस्टिंगली, जब अब मैं बेनजीर भुट्टो केस पे बाद में भी आऊंगी, लेकिन मैं पहले प्रेफेस करना चाह रही हूँ कि बेनजीर भुट्टो केस में जो 1988 का केस था, उसके अंदर सवाल ये था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट था 1962 का, वेदर इट इज इनकंसिस्टेंट विद आर्टिकल 17(2) एंड हम्म। फॉर दैट रीजन वर्ड। ये एक बहुत डायरेक्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का सवाल था, और ये आर्टिकल 184(3) में आया था। और इनफैक्ट जो हम जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, उसकी शुरुआत ही, उसका आगाज ही बेनजीर भुट्टो केस में होता है। सो उस हवाले से एक बहुत अहम प्रेसिडेंट है, उसको एक आसानी से डिसमिस या लाइटली नहीं लिया जा सकता। लेकिन वहाँ ये सवाल था। अब मैं आपको इन कंपैरिजन आपको बस बताना चाहती हूँ कि जो आपके पेशावर हाई कोर्ट, जहाँ से ये अपील आई है ऑस्टेंसिवली, उस पर्टिकुलर केस में ये सवाल किस तरह फ्रेम किया गया पीटीआई के काउंसिल्स ने। The question before us in the present case is whether the Election Commission of Pakistan has the power and jurisdiction under Article 218(3) and Article 219 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. ये दो जो provisions हैं ये Election Commission से ताल्लुक रखती हैं, read with sections 208 and 215(5) of the Election Act 2017, जो एक statute है, to question, adjudicate, and probe the intra-party election of Pakistan Tehreek-e-Insaf, which was conducted by the PTI on the directions of the Election Commission on 2nd December 2023. So ये पहले ही आपको ये बात नुमाया हो गई है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के सवाल ही नहीं है। और अगर हम्म। आप कहें कि नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का सवाल यहाँ पे इम्प्लिकेट तो हो जाता है, क्योंकि जाहिर है फिर आर्टिकल 17(2) का इसके अंदर सवाल तो बाय इम्प्लीकेशन उठता है। तो अगर आप हेयरिंग्स पे जाएंगे तो वहां पे बहुत शुरू में चीफ जस्टिस का सवाल ये है फॉर अली जफर साहब, जो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वन ऑफ द काउंसिल्स। उनसे चीफ जस्टिस पूछते हैं एड्रेस करके कि इज इट करेक्ट कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का सवाल नहीं है, हम ये नहीं देख रहे कि इलेक्शन एक्ट 2017 आया आर्टिकल 72 से कंसिस्टेंट है या नहीं, उसको कॉन्ट्रवीन करता है या नहीं। एंड अली जफर साहब वहाँ क्लियरली इस बात को रिस्पॉन्ड करते हुए कहते हैं कि मैं एक्नॉलेज करता हूं कि यहाँ हम ये बात नहीं कर रहे, ये हमारी आर्ग्यूमेंट नहीं है। सो पहली तो चीज आप ये देखें कि ये सारी जो हेयरिंग्स हैं, ये केस ही प्रोसीड इस बेसिस पे हो रहा है कि हम एक बहुत नैरोली फ्रेम्ड लीगल क्वेश्चन उठा रहे हैं, और वो ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन अंडर इट्स पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर द इलेक्शन एक्ट ऑफ 2017, वो क्या ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को इस तरह प्रोब और स्क्रूटनाइज कर सकती है कि नहीं। सो पहली बात तो ये है। एंड आई एम वेरी सरप्राइज, जब मैं इस सारी डिटेल में गई तो मैं काफी सरप्राइज हुई कि जो आपके बहुत से एनालिस्ट हैं, उनका पहला नुक्ता कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का था, और उन्होंने इस चीज को सही तरह से, आई थिंक, वो उस नुआंस को पिकअप ही नहीं किया। सो पहली तो ये चीज है। दूसरी बात ये है, सो ये चीज, this was not an imposition by the Supreme Court. This is a point which is agreed by
the Supreme Court judges and the PTI counsels who are arguing the case on behalf of PTI. So उसके बाद फिर ये सवाल उठता है कि चलें, जब आप एक लॉ या स्टैट्यूट की बात करते हैं तो वहां पे द केस प्रोसीड्स ऑन द प्रिजम्पशन कि लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से कंसिस्टेंट है। ये हम्म। आप ये फिर प्रिज्यूम कर लेते हैं बिकॉज आप उस सवाल के अंदर ही नहीं जाते, राइट? सो उस अजम्पशन पे फिर सवाल ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन ने अपनी डोमेन में रहते हुए, अपनी जुरिस्डिक्शन में रहते हुए, अपनी अथॉरिटी में रहते हुए जो कानून ने उसको दी है, क्या वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को इस तरह इंटेरोगेट कर सकता था, और अगर कर सकता था क्या वो ये पर्टिकुलर पेनल्टी उस पे लागू कर सकता था पार्टी पे कि नहीं, कि वो उसका इलेक्शन सिंबल उसको एलोकेट ना किया जाए। सो पहली बात तो ये है कि ये दोनों चीजें कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होनी है हर पार्टी में, उसका जो मैक्सिमम टाइम फ्रेम है वो 5 इयर्स है, उसके अंदर होनी होनी है। दूसरा उसके अंदर जो लॉ के अंदर चीज है वो ये है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होती विद इन द गिवन टाइम फ्रेम तो उसकी पेनल्टी यही है कि उसको सिंबल, वो पार्टी सिंबल के लिए एलिजिबल नहीं होगी। ठीक है जी। सो ये लॉ में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है। सो सवाल फिर ये उठा कि अगर ये लॉ में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है तो पीटीआई से सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया कि फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर ये लॉ आपके सामने है और ये सारी बड़ी फाइन ग्रेन डिटेल के अंदर ये लॉ में सारी प्रोविजंस हैं, तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ये प्रोविजंस इन्फोर्सेबल नहीं है? क्या ये हम्म। लॉ सिर्फ बस साइड पे रख दिया जाए और इलेक्शन कमीशन के पास फिर हम क्या अज्यूम करें कि ये पावर्स नहीं है? और अगर ये पावर्स नहीं है बावजूद इसके कि पेनल्टीज भी मेंशन्ड हैं एक्सप्लिसिटली, तो फिर किसको ये इख्तियार है या किसके जी पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल अथॉरिटी है कि वो फिर इस चीज को स्क्रूटनाइज कर सके या इंटेरोगेट कर सके? सो this was in fact the question जी on which this case turned. So उसके अंदर that was the question, और उसके अंदर the case was argued for like 8 to 10 hours. बड़ी लंबी हेयरिंग्स इन चीजों पे, इन सवालात पे चली। और उसके बेसिस पे द कोर्ट बेसिकली केम टू द कंक्लूजन कि ये पावर्स एक्सप्लिसिट है, इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर्स है, एंड दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जिसने इन पावर्स को एक्सरसाइज करना है और इन्फोर्स करना है। सो इसके अंदर ये पेनल्टी एक्सेसिव है या ना एक्सेसिव नहीं है का तो सवाल उठता ही नहीं है। ईदर दोज प्रोविजंस आर इन्फोर्सेबल or they are not enforceable, जी and the court basically came to the conclusion that they are enforceable, and on the basis not कि हम हर एक छोटी चीज आपकी चेक करेंगे कि किस तरह से इलेक्शन हुई, ये इतनी फाइन ग्रेन डिटेल में द सुप्रीम कोर्ट जजेस अग्रीड कि हम फाइन ग्रेन डिटेल में नहीं जाएंगे, हम तो एक ब्रॉड पिक्चर, आपकी एक जनरल पिक्चर देखना चाह रहे हैं कि आप हमें बस दिखा दें कि जो सर्टिफिकेट जो है जो आपने दर्ज करवाना है विद द इलेक्शन कमीशन वो हमें प्राइमा फेसी क्या शो कर रहा है। और उसके अंदर जो एक पॉइंट उठाया गया वो ये था कि जो एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके अंदर, जिसके अंदर आपने ये मेंशन करना है कि आपके कितने कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ये कंटेस्ट की इंट्रा पार्टी पोल्स, कितनों के हक में कितने वोट्स गए, कितनों के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और हर सीट पे या हर पोजीशन पे कौन आपका कैंडिडेट जीता, एक्सेट्रा जी। एक्सेट्रा। सो वो डॉक्यूमेंट मिसिंग था। और अच्छा, उस पे जब तो उस मरियम, जी उस मैं हाँ मैं इससे पहले आप उस डॉक्यूमेंट की बात करें, मैं अभी जी तक जो आपकी बात समझा हूं वो ये है कि ये जो फैसला है ये लीगल ग्राउंड्स के ऊपर और जो कानूनी नुक्ता नजर से बिल्कुल सही लाइंस पर आया है। अभी तक मैंने उसको, आपकी जो तफसील में आपने बात की, मैं उसको कर रहा हूँ, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग। और मैं समझ रहा हूँ कि नाजरीन भी यही समझेंगे कि इसमें कोई कानूनी झोल नहीं जो कि एक्यूज किया जा रहा है। जी, अब आप डॉक्यूमेंट की आप बात करी थी जी आगे। बिल्कुल। सो उस डॉक्यूमेंट पे बेसिकली जब पीटीआई ने क्लेम किया कि ये इंटायर इंट्रा पार्टी पोल्स वर अनकंटेस्टेड, राइट। तो
उसके अंदर सवाल फिर ये उठा कि जो आपके 13 या 14 कुछ पिटिशनर्स थे जो खुद क्लेम करते हैं कि हम पीटीआई के मेंबरान हैं, और हमें नहीं पता चला कि ये इलेक्शन कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, तो फिर वो एक सवाल उठा इलेक्शन कमीशन में कि ये इलेक्शन जो है ये प्रॉपरली कंटेस्ट हुई या नहीं हुई। और हम्म। मैं आई विल फास्ट फॉरवर्ड बिकॉज इसके अंदर बहुत से और पहलू हैं, लेकिन अल्टीमेटली द प्रॉब्लम रियली द जिस्ट वाज कि द सुप्रीम कोर्ट हैज इंडिकेटेड इन इट्स शॉर्ट ऑर्डर, अगर आप वो पढ़ें, उसके अंदर वो ये नहीं कर रहे कि ये इलेक्शन जो थी ये इरेगुलर थी, या इसमें कुछ ये प्रॉब्लम्स थी जो रेक्टिफाई होनी है, या डिफिशिएंसीज थी। द सुप्रीम कोर्ट इज इन फैक्ट इंडिकेटिंग इन दैट शॉर्ट ऑर्डर कि देयर वाज नो इलेक्शन because यस। there is no prima facie evidence that PTI can produce to actually show that there was an election that took place, because there is nothing to show that anybody really contested those elections. They were all uncontested. And इसका एक एडिशनल पहलू ये है कि एक इंट्रा पार्टी उसके अंदर डिस्प्यूट और कॉन्टेस्टेशन भी आ गई, जिसके तहत ये 13-14 मेंबरान ने कहा कि ये तो पार्टी हमें तो पता ही नहीं है किस तरह हुई। So this is like, so this may be a subtle point, but the issue here, according to the Supreme Court, is not that we're going into the fine-grained details of how the election happened, but that there is nothing to show us prima facie that an election, an intra-party poll was held. So this is an important point here, and if that is the case, and if it is the case that election commission ही इस पावर को एक्सरसाइज कर सकती है, then the penalty which the election commission has applied is according to the Election Act of 2017. So जी। ये यानी बात, कि जी यानी कि पीटीआई ये साबित नहीं कर सकती, नहीं कर सकी अदालत में कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, जो कि एक रिक्वायरमेंट है उनके अपने आइन की भी, इलेक्शन एक्ट की भी। और जी बिल्कुल, आगे बढ़िए मरियम। जी। एंड उसके अंदर आई थिंक आप ये कह सकते हैं कि उसके साथ एक एक पॉइंट उससे जुड़ा हुआ था, वो ये था कि इलेक्शन, या आप कहें कि इन द अल्टरनेटिव सवाल ये था कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका जो एक्सरसाइज ऑफ पावर था वो डिस्क्रिमिनेटरी था। और उसके ऊपर भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें मतलब वो सामने आई हियरिंग में, जिसके अंदर उन्होंने और एग्जांपल्स दिए और पार्टीज की जिनके कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो इवन ग्रेवर या इवन मोर सीरियस देन द वन मीटेड आउट टू द पीटीआई। सो उसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि देर इज नो, वंस अगेन वी डोंट सी एनी डिस्क्रिमिनेशन हियर। एंड जो पहले इन्होंने पॉइंट उठाया था कि this decision or exercise of power of the election commission is both malified in law and fact, वो बहुत शुरू में ही actually Ali Zafar Sahab retracted the part where he had said that it is malified in fact, because that was something that the Supreme Court had pushed back on, and they actually retracted that. So there is so वो सारी चीजों पे essentially the court basically held that the election commission had jurisdiction, it had the requisite powers, and it had the requisite powers to apply the penalty that it did on the basis of the facts presented. And so अब आपका जो सवाल है ना, इन टर्म्स ऑफ द प्रेसिडेंट पे पहले मैं आऊंगी, फिर मैं सियासत और एस्टेब्लिशमेंट की बात पर आऊंगी। ठीक। सो जो बेनजीर भुट्टो का जो प्रेसिडेंट है वो दो ट्विन केसेस थे, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द 1988 वन, जिसके अंदर जिसको सामने लाया गया है, और उसके अंदर आपको पता है कि वो पीपीपी का केस था, जिसके तहत उस जमाने में इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली उनको उनकी पार्टी को रजिस्टर नहीं किया था, और उसका सीरियस कॉन्सिक्वेंस ये था कि पीपीपी कुड नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। सो उसके अंदर मैं 2-3 चीजें आपको एक चीज तो मैं सामने आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी। एक चीज उसी जजमेंट में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लॉयर काउंसिल लीड काउंसिल है मखदूम अली खान साहब, उन्होंने इस जजमेंट को अपने इलेक्शन कमीशन के केस के हक में इस्तेमाल किया है। Now this may seem counterintuitive to you, but let me read out a passage to you from that judgment. It says,
this much is also clear that the presumption is always in favor of the constitutionality of an enactment, and the burden is upon the person who attacks it to show that there has been a clear transgression of constitutional principles. And this was a position that was never claimed or taken by PTI, right? So that's one thing. The other thing is कि जब ये बेनजीर भुट्टो की बात हुई इस प्रेसिडेंट की, तो immediately the Supreme Court judges basically said that was a case of registration and cancellation of registration of parties on the basis of the pure discretionary power that the Election Commission at that time had. Please show us where in that judgment that judgment is talking about intra-party polls. And the answer is no. It's not talking about the Election Commission's powers articulated in a statute regarding intra-party polls, because that exercise basically begins 2002 के बाद, right? So on the basis of those particular facts and regulatory powers, the court is making that distinction. Now, it's just a hint that the Supreme Court is throwing in those hearings to say कि जब ये challenge आएगा constitutional, तो जो भी constitutional violation argue करेगा, उसको इस distinction के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी, and will have to make a persuasive case to show that that case is actually similar to, or at least similar enough to be applied as precedent in a case today. And उसके अंदर I think एक तीसरा पहलू भी था कि जब वो वहां पे एक पोर्शन है उस जजमेंट का जहां पे बेनजीर भुट्टो जजमेंट का, जहां पे द जजमेंट बेसिकली ऑल्सो refers hypothetically to an election commission interfering in intra-party elections of political parties and saying that that would be an undue interference or an unreasonable restriction on the powers of the political party. Now, we all know, and most certainly every constitutional student and every constitutional expert knows, that that is a statement that we refer to as obiter, because it does not lead to the final, crux of the judgment itself. So the difference between ratio and obiter, this is not part of the ratio of the case, and the ratio is what determines the actual judgment. So these are the hints that the Supreme Court has already thrown in these hearings in anticipation of a challenge on the basis of constitutional invalidity of the Election Act. Now I'll come to the question of politics, siyasat, establishment. Before you go policy. there, just a quick comment I need from you, Mariam, और वो ये है कि अभी आपने ये जो लीगल ग्राउंड्स इसके बड़े क्लियरली ले किए हैं, तो मैं इसमें एक और चीज आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये पॉसिबल था कि कोर्ट जो है वो कहती कि अच्छा हम इलेक्शन एक्ट के तहत जो है हम सिंबल नहीं देते, हम एक कुछ और कर देते हैं, फाइन कर देते हैं या टाइम दे देते हैं कि अच्छा आप 3 दिन के अंदर इलेक्शन करवा लें. आई डोंट नो, आई मीन वाज देयर सो क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि हम इसकी वो प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन लगाएं ताकि हम ये समझ पाए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली चीज क्यों अपहोल्ड की. सो कोई कमेंट ऑन दैट वन. तो आप बेसिकली आपका सवाल ये है कि क्या इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कोई ऐसी प्रोविजन थी जिसके बेसिस पे वो इस पेनल्टी की तरफ ना जाते कोई और पेनल्टी इख्तियार कर लेते. सो उसके अंदर ये चीज एक्चुअली ये सवाल उठा था, और उसके अंदर देखें देयर वर डिफरेंट प्रोविजंस. एक प्रोविजन थी जिसके अंदर अगर एक पार्टी की लेट्स से पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो कुछ हद तक इरेगुलर हैं या उसमें कोई इश्यूज हैं और वो आई थिंक रेमेडी होनी होती हैं, तो उसके अंदर आई थिंक देयर इज अ प्रोविजन व्हिच डील्स विद it's an explicit provision once again which deals with fines and things like that. ठीक है जी, या उस किस्म की एक चीज है. लेकिन जब आप आते हैं ना
कि ये इलेक्शन हुई है या नहीं हुई, उसके ऊपर तो फिर आपका एक ही जो है वो प्रोविजन अप्लाई करता है, और वो 215 है, 215, राइट? राइट। एंड उसके अंदर इफ यू आर नॉट एबल टू actually show that you have complied with the provisions of 209 and 210, which are talking about providing this certificate to the election commission, which is actually showing you prima facie evidence that an election has happened, then the only penalty there is that the election commission जो है वो आपको ineligible declare कर ले, yeah, to obtain an election symbol. But let me just say one thing here, and I want to maybe read out this part. So they're saying if a party fails to comply with the provision of section 209 or 210, the commission shall issue to such party or parties a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain an election symbol. और ये 2000 आपको याद होगा कि 2021 में जब इलेक्शन कमीशन ने पहले इनको नोटिस भेजा था, ये शो कॉज नोटिस, तो उस नोटिस में भी, एंड देन अदर नोटिसेस देयर आफ्टर, it has essentially set down that threat over and over and over again to PTI, saying that we will declare you ineligible for an election symbol. So it's not as if this was not a surprise that was sprung on PTI. PTI surely knew that this threat was very much there, right? And जहां तक उस provision की wording का ताल्लुक है, जहां पे the election commission is given power to actually declare them, or rather not give them an election symbol, वहां पे wording है, and the commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of parties in subsequent elections. So shall is a mandatory provision, which basically means that once you come to that conclusion, then the election commission can very legitimately exercise that power. So now what is the problem here? Now, I am not claiming that this is the ideal situation for Pakistan, कि इलेक्शन कमीशन एक इतनी पावरफुल बॉडी बन जाए कि उसके पास इतना एक्सपेंसिव रेगुलेटरी पावर हो, which leads to these sorts of punitive consequences. And I think ये सवाल बहुत अहम है. But the Supreme Court and all other courts of Pakistan ultimately are supposed to be interpreting the law in front of them. So is there a basis in law for this Supreme Court judgment? Very clearly, the law is on the side of the judgment that has been rendered. So when I come to the question of politics, for me, you see, always, Raza, the litmus test is, okay, in political cases, this has always been my argument. Political cases are always more politics than law. However, there are political cases that conjure the law, like erstwhile Chief Justices, Iftikhar Chaudhry, Saqib Nisar, Justice Munir, and then there are political cases that have law on their side. And this particular judgment falls in the latter category. So ye jo sara hyperbola hai na ke, oh, we've got in Chief Justice Issa, Justice Munir, and Justice Saqib Nisar and Justice Iftikhar Chaudhry all rolled into one. This smacks of not just exaggeration and emotiveness and emotive appeals and all of that, and partisanship, if you will. Yes. It also reveals a deep misunderstanding or lack of knowledge of political and constitutional history. मैं तो कहूंगा ignorance. आप तो बड़ी polite हो रही हैं. ये ignorance का नमूना है कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी तारीख क्या है. बहरहाल, please continue. So one final thing but I do want to say that if the question is, are the elections, starting from some time ago,
Is there a clear perception that there is a level playing field in these elections? Absolutely no. Is the situation in many ways being rigged against PTI? No doubt about that. Absolutely, I agree with that. And it is a very heavy-handed kind of a rigging which is going on. There is no secret, and it is all out in the open. We all know that. ठीक है जी? So I am not, that is not what I'm arguing at all. But when you say that this Supreme Court, and particularly this three-member bench, is aligned with the establishment and is doing the establishment's bidding against PTI, there as an academic, I have to say, hold on. Because I have no clear, so I don't even need clear evidence of that, because there's hardly ever any clear evidence. There is always persuasive circumstantial evidence on the basis of which you make that claim. But so far, to me, it's not clear whether there are a ton of motives that could be going on here. ठीक है, लॉ को अगर आप साइड पे रखना चाहते हैं और आप कहते हैं लॉ एंड डॉक्ट्रिन को छोड़ें, आप बताएं और क्या मोटिव्स हैं. ठीक है जी. And there is a clear pattern in Pakistan's judicial politics and universally, but of course, in terms of, how our judicial power has evolved and how it's exercised, what are the kinds of motives that come into play? Judges can be partisan, clearly, like Saqib Nisar. Judges can be playing vendetta politics, like Iftikhar Chaudhry. ठीक है जी. Judges can, some of them, be completely spineless and just sway with wherever the majority is going, right? So they are completely sort of opportunistic. And then there are judges who are completely aligned with the establishment. And then there are judges who understand that they are caught between the devil and the deep blue sea. They cannot say no to the establishment, but they are going to find spaces of contestation whenever they can to push back. So when I look at this particular ISA court's judgment, let's say, on Musharraf, and the upholding of his original criminal conviction, to me, that looks like a situation where this court is trying, in some ways, to push back, right? But in some ways, maybe to hold back a little, because judges of the Supreme Court and the Supreme Court as a whole cannot punch above their weight. When they punch above their weight, then the situation goes outside of the Supreme Court. Then it becomes extrajudicial. So most judges who are clever and know how to navigate the system, and you cannot be a Supreme Court judge till you've learned how to navigate that system. You can still, there are still exceptions, but you have to be very calculating. And so the way that I am seeing this court progress since September, we've had a few months. It's not still sufficient time to come to a conclusion, but it seems like a court which is trying to walk a tightrope. So I don't see this court so far. I see no evidence of this court aligning entirely with the establishment. And I'd like to mention to you कि किसी एक बात पे आज चीफ जस्टिस ईसा बेसिकली सेड कि आप ये एस्टैब्लिशमेंट का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं. आप सही लफ्ज यूज करें ना. आप आइडेंटिफाई करें कि हम किसकी यहाँ बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं आर्मी की. So I don't deny that one could be very performative in this sort of manner as well, and say, okay, I'm going to cut deals, backdoor deals, and still act as if I'm a very anti-establishment judge. And I don't think that he's necessarily an anti-establishment judge either. But if there are some commentators saying that Chief Justice Issa has cut this deal, where's the evidence? Or are you just getting this for followings and rankings and all of that? I think it is such a deep पॉपुलिज्म की बीमारी है ना.
इट्स अ ये एक इट्स अ मिसलीडिंग चीज है। जी मिसलीडिंग, बिल्कुल। जी तो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मरियम फॉर जॉइनिंग थैंक यू। अस, थैंक यू सो मच। एंड मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कि लोग ये चाहते हैं कि अभी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को अलाइव किया जाए, और समहाउ जो कानूनी चीज नहीं बनती उसकी जगह एक पॉलिटिकल या जो भी नेसेसरी चीज दी जाए। मैं इस बात पे हैरान हूँ। बट बहरहाल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द डिटेल, एंड आई एम श्योर कि जो लोग सीरियसली इस चीज को समझना चाहते हैं, आपकी गुफ्तगू से वो सीखेंगे भी और समझेंगे भी। इसके साथ ही खुदा हाफिज।